जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं और ये हमारी जो साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है वो 11वें नंबर की क्लास है। इससे पहले हम जो 10 क्लासें हैं वो आप लोगों को करा चुके हैं। जैसा कि हर रोज़ हम आप लोगों को बताते हैं, वैसा हम आज भी आपको बता रहे हैं कि ये जो क्लास है, ये क्लास दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है सीटेट का, तो उसी सीटेट एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने आप लोगों को जितने भी सीटेट ने अभी तक जो भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन पेपर का हम यहाँ पर आपको रिवीजन करा रहे हैं और जो कि इस सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप लोग चाहे कितना भी पढ़ लें, नोट्स आप चाहे कितना भी पढ़ लें किसी भी कोचिंग का, लेकिन जो सीटेट एग्ज़ाम वाला पूछता है वो अपने जो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो उन्हीं क्वेश्चनों से घुमा फिरा के रखता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग कि उन नोट्सों के चक्कर में न पढ़ करके आप लोग सीधे सीधे जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं बस आप लोग वही कीजिएगा। यहाँ पर हम बहुत सारी आपको ट्रिकें बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। वो हम आपको एकदम बारी बारी से सभी ट्रिकें बताते जाते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। वैसे कल की क्लास में हमने दोस्तों 6 क्वेश्चन करा दिए थे और कल की क्लास में हमने आप लोगों को 6 क्वेश्चन करा दिए थे और आज ये वहीं से ये 7वां क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से। ठीक है, तो इससे पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। हम देखो आप लोगों को कुछ मोटिवेट शायरी सुनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आइएगा सुनाते हैं। कामयाबी का असली मतलब खुद को बेहतर बनाना ही सच्ची कामयाबी है। अगर आप लोगों ने अपने आप को खुद ही एकदम अच्छा बना लिया, एकदम बेहतर बना लिया, यानी कि किसके स्वरूप, पढ़ाई के स्वरूप, तो आपकी कामयाबी कहीं भी नहीं जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन वैसे 7 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये जो क्लासें हमारी चल रही हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि हम आज ले रहे कल नहीं ले रहे या आगे पीछे नहीं, एकदम विधिवत तरीके से आपको सभी क्रम से आपको पढ़ी मिलेंगी। कल 10 करा दिया था, आज क्लास नंबर हमारी 11वां है, तो आपको वहाँ पर एकदम जो भी जितनी नंबर की क्लास होगी वहाँ पर क्लास नंबर पढ़ा हुआ आपका मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका छोटा हुआ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बात किसकी हो रही है, समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा हम आप लोगों को न जाने कितनी बार समावेशी कक्षा के बारे में बता चुके हैं, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया है। तो समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आइएगा ऑप्शन देखते हैं। ए मानकीकृत परीक्षण, बी प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, सी विशिष्ट शिक्षा योजना और डी एक रूप निर्देश। आइएगा दोस्तों, समावेश करके पढ़ाना, सभी को मिलजुल के पढ़ाना, चाहे कोई कम जानता हो या ज़्यादा जानता हो, चाहे गरीब हो रईस हो कैसा भी हो, उसको एकदम समावेश करके पढ़ाना, सभी को एक साथ लेकर के चलना, वही हमारी समावेशी शिक्षा और समावेशी कक्षा कहलाती है। बताइएगा, तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी बच्चे एक साथ समाहित हो रहे हैं, बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा विशिष्ट शिक्षा योजना, ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। विशिष्ट शिक्षा योजना से तात्पर्य है व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि देखो बच्चे क्लास में बच्चे बैठे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चे एक जैसे हों, भाई कोई कैसे भी हैं कोई कैसे भी हैं,
तो यानी कि उनकी भिन्नताएँ वो सब अलग अलग है ना, तो वही व्यक्तिगत भिन्नताएँ को एक ध्यान में रख कर के पढ़ाना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनाना। विशिष्ट शिक्षा योजना के माध्यम से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता, क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्य कर सकता है तथा विद्यार्थी भी अपनी योग्यता एवं क्षमता के सापेक्ष अपना विकास कर सकते हैं। समावेशी कक्षा में विद्यार्थी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट शिक्षा योजना आवश्यक है। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं, आइएगा ए ऑप्शन, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, कोमा वो डैश धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। कहने का मतलब देखो, यहाँ पर कुछ वो साइकोलॉजी से संबंधित कुछ रोग हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो जिसे एक बार हमने आपको बताया था डिसलेक्सिया के बारे में बताया था। तो ए ऑप्शन हमारा डिसलेक्सिया है। ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश देखिएगा। ये डिसलेक्सिया लिखा है, इनकी पठन अक्षमता, ठीक। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी, और कौन सा कथन सही है वो यही पूछ रहा है, ठीक। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, सृजनात्मक अधिगमकर्ता। तो हम कई बार आपको सृजनात्मक का भी मतलब बता चुके हैं। अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे है, ठीक है। अब भी वो सी है हमारा अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, यानी कि उच्च अवप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। डी श्रव्य क्षतिपूर्ति अधिगमकर्ता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। आइएगा कौन सा वो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, तो आप लोग बिल्कुल भी डिसलेक्सिया का मतलब हमने आपको बताया था, जो पढ़ने लिखने में जिसको प्रॉब्लम होती है वही डिसलेक्सिया कहलाता है। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, यानी कि धारा प्रवाह, पढ़ने और लिखने में कमी, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो गया, बाकी के हमारे ऑप्शन सभी गलत हैं, क्योंकि कौन सा ऑप्शन सही है वो ये पूछ रहा है डिसलेक्सिया का मतलब। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन देखो पढ़ने में दिखने में बहुत कठिन होता है, पढ़ते हैं तब भी कठिन होता है, लेकिन अगर उसको समझा जाए उनके ऑप्शनों को, क्वेश्चनों को, तो वो इतनी जल्दी से आसान हो जाता है कि हम समझ नहीं सकते हैं, इतनी जल्दी ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन नंबर 8 का यही हल था। अगर आपने थोड़ा सा भी डिसलेक्सिया के बारे में जानते हैं, हमने देखो एक बार नहीं कई बार, एक बार फिर हम आपसे बता देते हैं, पठन अक्षमता ये हिंदी में कहते हैं और डिसलेक्सिया ये इंग्लिश में कहते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में तो आपको कठिन लगेंगे, लेकिन हिंदी में वो वर्ड आपको जल्दी याद, मतलब हमेशा याद रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ऐसे वर्डों को क्या हम इंग्लिश में याद कर लें। एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि हिंदी आएगा इंग्लिश नहीं आएगा। तो डिसलेक्सिया याद रखिए, यानी कि पढ़ने लिखने में जो अक्षमता आती है, जो कमी होती है पढ़ने लिखने की, तो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। एक बार हम क्या करेंगे आप लोगों को कि जितने भी साइकोलॉजी संबंधित जितने भी रोग हैं उन रोगों की एक अलग से क्लास ले लेंगे। और क्योंकि मुझे मालूम है कि सीटेट से 2 या 3 क्वेश्चन जो रोग रहते हैं, शारीरिक रोग, मनोवैज्ञानिक, तो उनसे क्वेश्चन रखता है वो। तो एक क्लास लेंगे, 10 मिनट की क्लास होगी, और उस 10 मिनट की क्लास में आपके सारे के सारे क्वेश्चन कोई भी आएंगे रोग से संबंधित, तो आपके बिल्कुल भी हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। इसमें एक पॉइंट ऐसा आया है जिसका डिस्कशन हमने लगभग 2-3 क्लासों में किया था, एक अभिसारी और अपसारी को लेकर के। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है अपसारी, ठीक है। तो एक समस्या को मूल एवं अपसारी साधनों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता। ए ऑप्शन क्षतिग्रस्त बच्चों की, बी सृजनात्मक बच्चों की, सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, और डी अहम केंद्रित बच्चों की।
हमने आपको बहुत ही अच्छा हिंट दिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा हिंट दिया है कि हम क्लास में समझा चुके हैं और बस उसी का ये आंसर है। बहुत इतना देखो, भले ही थोड़ा ये टफ लग रहा होगा लेकिन इसका आंसर बहुत सरल है और करने का तरीका भी हमने आप लोगों को बताया था। तरीका क्या हमने आप लोगों को बताया, देखो आप लोग देख सकते हो, सृजनात्मक, क्या है इसमें लिखा है, एक सृजनात्मक बच्चों की। और इससे पहले हम आपको बता दें, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ठीक है। अभिसारी का मतलब ये होता है, जैसे कोई एक समस्या है दोस्तों, कोई एक समस्या है तो आप लोग क्या करें कि उस एक पॉइंट को लेकर ही उस समस्या, ऐसे मतलब समस्या को छोड़ो, आप एक कोई सवाल है, ठीक है, आप कोई सवाल है, आप कोई सवाल निकाल रहे हो, वो नहीं निकल रहा है, लेकिन टीचर ने आपको ये बता दिया कि ये रूल है, चलो एक रूल दे दिया उसने कि इस रूल के अनुसार इस सवाल का आंसर आप लोग निकाल लो, तो आपने उसी रूल को ही फॉलो करके उसका आंसर दे दिया। तो ये मतलब एक ही रूल को, तो वो हमारा अब अभिसारी के अंतर आएगा, लेकिन उसी सवाल को हम कई तरीक़ों से निकालें, क्या कह रहे हैं कि, ठीक है, उसी सवाल को हम कई तरीक़ों से निकालें, अलग अलग तरीक़े से निकाल लें, अलग अलग रूल या रूल ना लगाएं फिर भी हम निकाल लें, तो वो अब अपसारी कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जब कोई समस्या आती है तो उसको सिर्फ एक ही उसका सिर्फ समाधान एक ही हो, एक तरीके से निकाला जा सकता है और कोई समाधान हो ही नहीं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनकी अनेक समाधान होते हैं करने को, जो अनेक समाधान होते हैं तो वो हमारे अपसारी के अंतर्गत आता है, जिसका एक ही हो वो अपसारी, ठीक है। यानी कि एक केंद्र बिंदु पर रहेंगे तो हमारा वो अपसारी के अंतर्गत आएगा, और बहुत से केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रख के हम काम करेंगे तो वो हमारा अपसारी के अंतर्गत आता है। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ, आगे देखो भाई बात, कराने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है, तो किसकी है, सृजनात्मक बच्चों की। क्योंकि हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि सृजनात्मक मतलब क्या होता है। सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि उनके मन में अलग अलग विचार आएँ, कई विचार आएँ। क्या कोई एक, अगर एक विचार आएगा तो भाई अभिसारी के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन उनके अंदर क्या है, अलग अलग नई नई विचार आते हैं बच्चों के जो मन में आते हैं, वो सृजनात्मकता कहलाती है। तो कोई समस्या है, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जब बच्चों के मन में अलग अलग नई नई विचार आते हैं तो वो सृजनात्मकता कहलाती है। तो वही है कि सृजनात्मक बच्चों की ये विशेषता है। तो इसका हमारा आंसर बी हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ अभिसारी और अपसारी भी समझ चुके होंगे। जब तक दोस्तों अभिसारी और अपसारी आप लोग नहीं समझोगे तब तक इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और तभी तो हम कहते हैं, देखो उधर आप यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा, आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा, वहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, उसको पढ़िएगा। उसमें जितने भी सीटेट के अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं, आप लोग उन क्वेश्चन पेपरों को लगाइएगा यूथ के। लेकिन दोस्तों आपने जैसे वहाँ पर अभिसारी अपसारी तो पढ़ लिया, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं मालूम, अभी आप नए नए हो, ठीक है, या तो आपने कोई कोचिंग वगैरह की होगी तो आप समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं, कोचिंग आपने नहीं की है, फिर तब आप देखो जी, अहम केंद्रता है, सृजनात्मकता है, अपसारी अपसारी, तो ये ऐसे वर्ड हैं दोस्तों। अगर ये समझ में आ जाए तो ये बहुत सरल हैं, और अगर ये समझ में नहीं आए तो ये इससे ज़्यादा कोई टफ है नहीं। तो हम इसलिए कह रहे हैं आप लोग जैसे आप प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे वो आप घर पे पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी क्लास में आप उस उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन कराएंगे हम। तो उस रिवीजन के साथ साथ जो डिफ़िकल्ट पॉइंट हैं, जो डिफ़िकल्ट शब्द हैं, उन शब्दों को हम एकदम आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के एकदम दिमाग में जैसे कि तैसे जो भी होगा एकदम फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन एकदम पेपरों में अच्छे होने लगेंगे। तो ये बहुत ही, जो हमने आपको तरीका बताया पढ़ने का, बहुत ही बेस्ट तरीका है। और देखो नोट्स भी टीचर दे देगा, मुझे मालूम है। आपने अगर कहीं भी कोचिंग ली है तो इतना टाइम नहीं है टीचर के पास कि वो आपको खड़े होकर पढ़ाए, नोट्स दे देगा, बस घर पे जाके पढ़ो आराम से। तो क्या फ़ायदा है उससे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भले ही देखो कितना कठिन था, और मैंने इस तरह से उसे समझा दिया कि आप लोग शायद ही कभी नहीं भूल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। संरचनात्मक परिवेश
के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। नहीं वाला आप लोग क्वेश्चन पे टिक लगा लीजिएगा कि नहीं वाले बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब तक हम ऑप्शनों को पढ़ते हैं चारों, तब तक हम नहीं पे मेरा ध्यान भटक जाता है, भूल जाते हैं हम। अगर गोला रहेगा उस पर तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, अगर जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ना और बहुत ही आराम से क्वेश्चनों को पेपर में पढ़ना, ठीक है। और जैसे ही नहीं वाला क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करना, उस पर टिक कर देना नहीं वाले पे। तो आपका जो फोकस है वो हमेशा नहीं पे टिक रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में नहीं वाला पॉइंट बोला गया है तो मुझे याद रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़िएगा। ए ऑप्शन, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। बी ऑप्शन, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट दो ऑप्शन और इधर। सी, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। डी, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, हालांकि ये 10वां नंबर पॉइंट है, तो अवसर प्रदान करना ये तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, नेक नहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें इस पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव वर्ड भी रख दिए। नेगेटिव वर्ड आप इसमें समझ रहे हैं। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित, हाँ सार्थक दीजिएगा, समस्या आधारित दीजिएगा, लेकिन जटिल वाला पॉइंट ये बेहद अवसर से भी ज़्यादा ये खतरनाक पॉइंट है। तो हम इसे सबसे पहले इसको हम काट देंगे। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा। अब आइएगा, ठीक है। जब ये जटिल की बात कर रहा है तो फटाफट हम इसे काटते हैं। इससे पहले इधर 2 ऑप्शन और इधर देखिएगा कि निम्नलिखित, हाँ, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहते हैं। देखो इसका हमारा सी ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और इसका हमारा सी ऑप्शन सही है। क्यों सही है आइए बताते हैं। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक ज़्यादा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन हो गया मेरा। डैश, पहले डैश दोस्तों लगा रखा है इसने, नहीं पहले नहीं, यहाँ से हिंदी वाला पढ़िएगा, वो तो इंग्लिश में लगा रखा है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। आइएगा ऑप्शन दिखाते हैं हम आपको। इसके ऑप्शन हमारे ये हैं। ए ऑप्शन, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य। बी, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य। सी, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। डी, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, अधिगम लक्ष्य एवं प्रदर्शन लक्ष्य। क्या है क्वेश्चन, यानी कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन के, ठीक है। यानी कि शिक्षक को देखो, बच्चे को क्या प्रदर्शन करने से क्या भाई आप थोड़ा पढ़िए लिखिएगा, इस पर मतलब उसको जोर देना चाहिए ना। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है जब इधर उधर, जब क्वेश्चन ऊपर रहता है, सामने ऑप्शन रहते तो ये थोड़ा करना आसान रह जाता है। अब क्वेश्चन आ गए और उसके आंसर पीछे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। क्या करें दोस्तों, हम अभी इसमें सेट नहीं कर पाते इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। ए ऑप्शन, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। बी, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। सी, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। देखो दोस्तों, नहीं वाला है ये पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट दोस्तों आप लोग इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो इसमें जो नेगेटिव पॉइंट आपको दिखे
कुछ मत करना, आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर लगा देना और इसमें जो नेगेटिव पॉइंट लिखे दिखे आपको और बस उसी वही हमारा आंसर है। बाद बाकी के पॉजिटिव पॉइंट हैं और नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है तो नेगेटिव पॉइंट हमारा क्या है, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, जबकि ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है और ना कभी कोई टीचर जोर दे सकता है। तो हमारा ए ऑप्शन यही जो गलत है वही हमारा सही हो जाएगा, बाकी के हमारे ये सब सही है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन सा बाह्य अवप्रेरणा का एक उदाहरण है। अवप्रेरणा, बाह्य अवप्रेरणा और अंतः अवप्रेरणा, ठीक है। तो आइएगा बताइएगा कौन सा। अवप्रेरणा का मतलब समझते हो, अभिप्रेरणा मोटिवेट करना। जैसे हम आप लोगों को शायरी सुनाते हैं तो कुछ ऐसी शायरी होती हैं जिसे सुनने के बाद आप लोगों के अंदर एकदम उत्साह आ जाता है कार्य करने को, ठीक है। जैसे हम पढ़ाने से पहले दोस्तों हम आपको प्रेरित करते हैं ना पढ़ने के लिए, कि आपके अंदर एक उत्साह जग जाता है। हम ऐसी ऐसी बातें बताते हैं आप लोगों को कि आपके अंदर एक पढ़ने के लिए एकदम उत्सुक होने उठते हो, तो वही अभिप्रेरणा है दोस्तों, ठीक है। तो हम जो बता रहे हैं आपको दे रहे हैं, बोल रहे हैं अपनी तरफ से, तो वो आपकी क्या बाह्य प्रेरणा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंदर से ही वो एकदम प्रेरित रहते हैं कि मुझे पढ़ना ही लिखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये किसी मतलब कोई नहीं कहता है फिर भी वो मतलब अपने अंदर से एकदम पढ़ने के लिए उत्सुक होते रहते हैं, तो वो क्या आंतरिक अप्रेरणा। और जो जो कोई दूसरे कोई व्यक्ति आपको अप्रेरित करे पढ़ने के लिए बाहर से, तो वो बाह्य अप्रेरणा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा बाह्य अवप्रेरणा का उदाहरण है। ए ऑप्शन, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। सी ऑप्शन, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हम अंक देते हैं। आइएगा दोस्तों, कोई कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है ये। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह मुझे बहुत आनंददायक है। अब देखो मैंने जो आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको जो उदाहरण दिया, दो ही उदाहरण दिए। एक जो अगर हम आपको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए कि पढ़ो नौकरी लगेगी, ये होगा वो होगा, ठीक है, तो आप क्या उत्साहित होंगे पढ़ने के लिए, तो ये बाह्य अप्रेरणा होगी। और जो स्वतः आपके अंदर जागेगी पढ़ने के लिए, तो वो आंतरिक अप्रेरणा कहलाती है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि बाह्य अप्रेरणा क्या है। अब देखो डी ऑप्शन है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। बहुत आनंददायक क्योंकि उसे खुद को लग रहा है आंतरिक रूप से है, तो ये हमारा कैसा है, ये आंतरिक अप्रेरणा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। लेकिन पूछ रहा है बाह्य। अब ए ऑप्शन पे आइएगा, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति कोई हस्तक्षेप है नहीं है, आंतरिक है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन पे आते हैं, गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ, फिर भी वो अपनी ही बात कर रही है। अब सी ऑप्शन पे आते हैं, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देगा। शिक्षक अंक देगा, और अंक देना ही शिक्षक का क्या है, अवप्रेरणा, बाय अवप्रेरणा, ठीक है। तो यही हमारा सी इज़ द राइट आंसर। मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और ये भी तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे अप्रेरणा हैं जैसे बाह्य अप्रेरणा, आंतरिक अप्रेरणा, और जो देखो जो जानते हैं पढ़ा है वो तो अच्छी बात है। कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए हम इन डिफ़िकल्ट पॉइंटों को आप यहाँ पर बता देते हैं। तभी हम बोल रहे हैं कि आप लोग उधर प्रैक्टिस सेट से लगाइएगा और इधर हमारे क्लास में पढ़िएगा, जिससे कि जितने भी जो डिफ़िकल्ट पॉइंट हैं हम वो आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दें। कोई पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। बी, उदाहरण एवं गैर उदाहरण देना चाहिए। सी, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। डी, केवल उदाहरण देने चाहिए। बताइएगा मतलब टीचर को क्या करना चाहिए क्लास में। भाई ये चार ऑप्शन के अंतर्गत हैं, एक बार फिर से हम ऑप्शन बोल रहे हैं। ए ऑप्शन, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए। बी, उदाहरण एवं गैर उदाहरण देना चाहिए। सी, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए और केवल उदाहरण देना चाहिए। इसमें दो 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 ऑप्शन तो ऐसे हैं, उनको नेगेटिव, उनको फटाफट काट दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल देर मत लगाइएगा। सी और डी ये तो बिल्कुल नेगेटिव है ही है, केवल नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, कहानी खत्म। अब हमारा
के देखो जहाँ जहाँ केवल वो काट दो, ए भी देखो केवल है, बी हमारा आंसर। कितना अच्छे एकदम निकल आया, बी द राइट आंसर। देखो साइकोलॉजी ऐसे ही निकालो आप लोग, बहुत सुविधाजनक है, ठीक है। यानी कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देनी चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, और आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। और हमने आपको, चलो क्वेश्चन को याद नहीं आ रहा है, हम कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये उदाहरण और गैर उदाहरण वाला, चलो हम फिर बताएंगे जब आएगा याद। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। कौन सा निर्माण, अर्थ निर्माण में। ए सूचनाओं का संचरण, बी दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, सी एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, और डी अन्वेषण एवं परिचर्चा। अर्थ निर्माण को बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, और ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इसका है अन्वेषण एवं परिचर्चा, ठीक है। अब जब विद्यार्थी एक्सप्लेन करेगा, डिस्कशन करेगा, अगर आपको हिंदी समझने में आए तो इंग्लिश पढ़ लिया करो, ठीक है। आपस में जब डिस्कस करते हैं, ऐसे कोई समस्या हुई है, समस्या क्या, बच्चों की समस्या क्या भाई, क्वेश्चन को सॉल्व ना होना हो उनकी समस्या है। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का हो, गणित का हो, किसी का हो, साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, तो जो क्वेश्चन उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो भी क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है इसमें देखो, डिस्कस यानी कि परिचर्चा। जब आपस में ये डिस्कस होता है, परिचर्चा होती है, तब क्या होता है, इनका अर्थ समझ में आता है। तो वही कह रहा है कि बच्चों अर्थ निर्माण को बढ़ावा कौन देगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो क्लास तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और एक बात हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं, आप चाहे कहीं से भी पढ़िएगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट यूथ का लगाइएगा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का, क्योंकि आपका वहीं से ये क्वेश्चन फंसने वाला है। सीटेट वाला आप कहीं से भी पढ़ लो, आप फंसने वाले नहीं हो सीटेट में, लेकिन नोट्सों के चक्कर में पड़ गए तो बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाओगे। लेकिन आपने अगर यूथ के प्रैक्टिस सेट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, वो भी अच्छी तरीके से, वहाँ आप वो लगाओ और हमारी साथ में क्लास ले ली, ताकि आप देखते हो क्लास में हम कितना डिफ़िकल्ट पॉइंट समझाते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका हम किस तरह से बताते हैं। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, पॉइंटों को हम एकदम सरल तरीके से करके हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो आपका एकदम क्वेश्चन आसान हो जाता है, सरल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आपको आसान लगने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जैसा हम बता रहे हैं आप लोग वैसा करिए, 100% आपके 1 से 20 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक हमारा पहुंच सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा, और उन लोगों को भी इस शिवम स्टडी परिवार से जुड़ने के लिए बोलिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।